सो भाई लोग नए वीडियो के साथ आ गए हैं। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स के जो पिछले साल के पेपर्स थे उनको हल कर रहे थे। सेट नंबर 2 चल रहा था 822 MW और इस क्वेश्चन में हम पहुंच चुके थे छठे क्वेश्चन पे। छठे क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन हैं, चारों है 4-4 नंबर के आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से हमको समझ में आ रहे हैं। सो इंट्रो के बाद पहला क्वेश्चन जो हमको दिखाई दे रहा है वो छठे का पहले दिखाई दे रहा है कि एक नाव शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का में पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में नाव की चाल दी गई है, धारा की चाल हमको ज्ञात करनी है। सो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट हल करने की कोशिश करेंगे और डायरेक्ट ही आपको आंसर लाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे भाई यहाँ पे धारा की चाल आपसे पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए धारा की जो चाल है वो आप मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे है। बस इतना हमने मान लिया। मान लेने के बाद आपको नाव की चाल जो दी गई है, जो नाव की चाल दी गई है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब आप जानते हैं कि धारा की दिशा में अगर जा रहे हो तो x + y हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा और विपरीत जा रहे हो तो 15 - x। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से समझना होगा। अगर धारा की दिशा में जा रहे हो, धारा की दिशा में आप चलते हो तो दोनों चालों का योगफल हो जाएगा, यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल ये जुड़ जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। और अगर आप विपरीत बह रहे हो, विपरीत नाव चला रहे हो तो आपकी चाल यानी नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये काम बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे टोटल समय लगा रहे हैं 4 घंटे 30 मिनट का। तो 30 किलोमीटर जाने में नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस लौटने की बात कर रहे हैं। तो धारा की दिशा में हम चलते हैं, 30 किलोमीटर हम जा रहे हैं, जाते वक्त धारा की दिशा में चाल अपनी यह हो जाएगी प्रश्नानुसार 15 + x हो जाएगी। दूसरा प्लस हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में हमको वापस भी लौटना है और ऐसे में चाल यहाँ पे इतना रख देते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। हमने दूरी ऊपर रखा, चाल नीचे रखा तो ये समय हो गया। दूरी ऊपर रखा, चाल नीचे रखा तो ये समय हो गया। दोनों ही समयों को जोड़ेंगे तो हमें कुल 4 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं। तो 4 घंटे + 30/60 हम यहाँ पे कर रहे हैं। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना ज़रूरी था, इस वजह से हमने ऐसा किया। इतना करने के बाद हमारे इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। नीचे वाले गुणा करके यहाँ पे 15² - x² चलेगा, इसका इधर गुणा कराएंगे तो 30 में गुणा हो जाएगा 15 - x से, प्लस इसमें गुणा हो जाएगा 30 में गुणा हो जाएगा 15 - x से, बराबर यहाँ पे काट लेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/2। 4 2 9 8 1 9/2 हमको मिलता है, वहाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे वाले में आ जाएगा 15 15 में 225 होता है, -x² हो जाएगा। इधर यार गुणा कराएंगे तो 15 दूनी 45 हो जाएगा, 15 3 45 इतना मिल जाएगा, -30x मिल जाएगा। और यहाँ से जब गुणा कराएंगे तो 15 क्या 45 450 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 30x, इधर भी हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे हमें एक प्लस मिलना चाहिए था, ये वाला प्लस था तो यहाँ पे हमको प्लस मिलना चाहिए, बराबर 9/2 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो 450 जोड़ करके 900 हो जाएगा। नीचे आपको 225 - x² है और बराबर यहाँ पे 9/2 हो रहा है। हम चाहे तो 9 से 1 जा 9 और यहाँ पे 9 1 से 9, इन्हें 100 पा सकते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हो जाएगा और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 - x² हो जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो x² हो जाएगा 225 - 200 हो जाएगा यहाँ पे 25। x² इतना, x हो जाएगा √25 जो कि में प्लस माइनस में मिल जाएगा, तो x +-5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको +-5 मिल जाएगी। माइनस वाला हम गिनती नहीं लेंगे, हम प्लस वाला गिनती लेंगे। और यहाँ पे हमारी धारा की चाल, ठीक है, नदी की जो चाल मिलनी थी वो मिल गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये रहा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। शुरू में 2-3 चीज़ें मैंने कम लिखी हैं, छोड़ी हैं, वो आप पूरा कर लेंगे। अभी हम त्रिकोणमिति पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे छठे का ख हमको प्रश्न दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं सड़क के एक ओर स्थित एक मकान सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान के छत और आधार का अनुमान कोण
क्रमशः 45 और 60 बनता है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। इधर अपनी सड़क हो गई, सड़क के एक और अपना मकान हो गया, दूसरी ओर मीनार होगी, मीनार ज़्यादा बड़ी होगी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर पे हम खड़े हो गए। इससे मकान की छत का अनुमान कोण देखते हैं 45 बनता है और आधार का अनुमान कोण 60 बनता है। तो कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 45 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये 45 बन रहा है और ये बड़ा वाला 60 बन रहा है। तो इसका एकांतर कोण यहाँ पे 45 बनेगा और यहाँ पे 60 बनेगा। हमको मकान की ऊंचाई दी गई है 10 मीटर, ये 10 मीटर दिया गया है और हमको मीनार की ऊंचाई पूरी निकालनी है। तो हम 10 के बराबर यहाँ पे 10 ले लेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे, ये x हो जाएगा और यहाँ पे h हो जाएगा। हम बाकायदा नामकरण कर देते हैं ABCDE। तो बाकायदा हमने नामकरण कर दिया, सभी चीज़ों को रख दिया और मुझे ये E बनाना चाहिए। इतना सब कुछ बन जाने के बाद अब फिगर तो आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे h का मान टोटल मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हमको स्मॉल h का मान निकालने के बाद इसी में 10 को जोड़ देना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हम यहाँ पे एक एक ट्रायंगल की बात करेंगे। सबसे पहले बात हम बड़े वाले ट्रायंगल से बात कर लेते हैं। कुल मिला के दोनों त्रिभुज की बात करनी है, BC और E की बात कर लेते हैं। BC और E की यहाँ पे त्रिभुज में क्या हो जाएगा अपना, ये tan 60 लग जाएगा। tan 60 बराबर लंब h/h+10 हो जाएगा। ये लंब आपका h+10 हो जाएगा, आधार आपका x यहाँ पे काम करेगा। तो tan 60 का मान होता है √3 और यहाँ पे h+10/x चल रहा है और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे h+10 मिल जाएगा। इसको उधर भेज देते हैं, x को, √3 को नीचे भेज देते हैं। हमें आगे पे रख कर के यूज़ करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 बना के रखते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पे इस छोटे वाले त्रिभुज की। तो वहाँ पे हमको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ADE। इस त्रिभुज में बात करते हैं तो हमको मिल जाता है tan 45 बराबर लंब कितना है, h है, आधार कितना है, x है, ये हो जाता है। और उसके बाद tan 45 का मान 1 होता है तो h/x हो रहा है। x को इधर पहुंचा देंगे तो x = h हो जाएगा। यानी जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम h रख सकते हैं। इसको हम उधर ही रखते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। x √3 दिखाई देता है या फिर √3 x दिखाई देगा, उसकी जगह हम h रख देंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको, ये इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाइएगा और इसमें लिखिएगा x का मान रखने पर तो वहाँ पे h हो जाएगा h√3 या फिर √3h लिखा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और h+10 मिल जाएगा, h को इधर भेज देंगे, √3h - h = 10 हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन लेंगे, √3 - 1 मिल जाएगा, = 10 हो रहा है। तो h = हो जाएगा 10/√3 - 1। अब ये परमीकरण करना आवश्यक है तो नीचे हर का परमीकरण करते हैं और माइनस है तो प्लस वाले से गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे माइनस प्लस वाले से गुणा कर दिया। नीचे वाले में √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर वाला 10 √3 + 1 ऐसा कुछ रहेगा। यहाँ पे जो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 और √3 + 1 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आगे घटा लेते हैं, घटाओगे तो 2 मिल जाएगा। 10 से डिवाइड करने के लिए वो अच्छा काम बन चुका है। यहाँ पे 5 मिल जाएगा। तो 5 √3 + 1 हो रहा है। और यहाँ पे हम इस रूप में भी आंसर दे सकते हैं, चाहे तो √3 का मान रख सकते हैं और √3 का मान होता है 1.732, 1.732 + 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 जब इसको ऐड करेंगे तो इंटू हो जाएगा 2.732, इतना हो जाएगा। 5 से गुणा करा लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 3 15 16 से लगे 1, 5 7 35 36 से लगे 3, 5 दूनी 10 2 12। तो इतना मिल गया हमको मीटर में। ये हमको h की वैल्यू मिली है। अभी हमको पूरे मीनार की ऊंचाई जो निकालनी है, मीनार की ऊंचाई जो होनी है ना, उसमें आपने अगर फिगर में देखा है तो हमने h केवल इसको लिया है, 10 तो अभी बाकी था। तो मीनार की ऊंचाई 12.66 से प्लस में करके 10 हो जाएगी और ये 22.66 मीटर आएगी। तो ये रहेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर।
आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें के ग की, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 लीजिए। और ठीक है, फिर हम इसके लिए फिगर बनाते हैं। पूरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। एच और आर का रेशियो 3:4 है और वी इज इक्वल टू आपको इतना दिया गया है। यहाँ पे आर और एच उनका यूज़ करके हम इसके पहले बात तो वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आर बराबर जो त्रिज्या है वो 3x है और जो ऊंचाई है वो 4x है, तो ये बेहतर रहेगा। और आयतन वी बराबर हो जाता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आयतन की जगह पे अपने यहाँ पे 301.44 हमने रख दिया, गुणते 1/3 रख दिया, सॉरी इक्वल 1/3 रख दिया, गुणते पाई का मान 3.14 रख दिया जैसा कि उसने कहा था। और साथ में आपको दे दिया गया आर हमने ले लिया 3x, इसका स्क्वायर कर लिया, और इंटू एच यानी कि 4x वो हमने वो रख लिया। अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है और ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है करने को। हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर भेज देंगे और 3 ये जो 4 है उसको नीचे भेज देंगे। और उसके लिए और उससे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे 3 3 9x स्क्वायर हो रहा है और इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है 4x हो रहा है। x और x का गुणा x क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको पहले लिख ही लेता हूँ, क्या ही कर सकते हैं इसमें। ये जो है 3.14 नीचे आ जाएगा और ये 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं कराएंगे, हम पहले काट के छोटा करेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे x और x का मल्टीप्लिकेशन x क्यूब हो जा रहा है और 9 और 4 जो है वो नीचे आ जा रहे हैं। तो 301.44 और इंटू 3 हो रहा है, नीचे 3.44 हो रहा है, सॉरी 3.14 होता है, तो 14 होना चाहिए, मैं गलती लिख रहा हूँ। तो और यहाँ पे 9 नीचे आ जाएगा और 4 भी नीचे आ जाएगा। डेसिमल 2 अंकों पे लगा है वो तो हट जाएगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं बची है। अभी डेसिमल हट गया, 3 से काट सकते हैं, 3 3 9, ये 3 भी कट रहा है। और ऊपर वाली गिनतियाँ भी कटनी चाहिए, कट के कम होना चाहिए। तो 3 से तो 4 से तो कटेगा पक्का, क्योंकि 44 पीछे दिखाई दे रहा है, 4 से ही कटेगा, तो 4 से ही काट लेते हैं। मैं डायरेक्ट काट लेता हूँ। 4 7 28 होता है और बचेगा 2, और यहाँ पे मिल जाएगा 21, 4 5 20, बचेगा 1, 4 3 12, बचेगा 2, 4 6 24, ये पूरा कट गया है। अभी क्या है कि यहाँ पे जगह कुछ कम पड़ रही है, तो इसलिए मैं एक बार फिर से x क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 7536 ऊपर बचा है, नीचे क्या बचा है 314 बचा है, इंटू 3 बचा है, ये मैं लिख लेता हूँ। अभी यहाँ पे 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, होना ही चाहिए, और 3 से डिवाइड करें 3 2 6 हो जाएगा और बचेगा कितना 1। यहाँ पर 3 5 15, 3 कम 3 3 2 ये 6, ये कट गया है। अभी ये 4 जो है इस गिनती से भी ये डिवाइड होना चाहिए, डेसिमल यहाँ पे नहीं है, तो 4 3 12, आई थिंक ये पे 4 बार जाना चाहिए, बट नहीं, कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। तो कुछ कम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे और डिवाइड करते हैं 2 से करते हैं, 2 1 कम 2 और 2 5 6 10, 2 7 14 मिल गया। 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 2 है 4 और 2 5 10, 2 6 12, इतना मिल गया है। अब ये कितनी बार जाएगा 7 14 7 1 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 बार जाना चाहिए संभव। ठीक है, ये 8 बार जाना चाहिए। अगर मुझे चेक करना है कि 8 बार जाएगा, मैंने देखिए 8 का पहाड़ा पड़ा यूनिट देखा कि 7 का पहाड़ा पड़ा, 7 8 56 हो रहा है, 6 यानी कि इकाई के स्थान पे 6 मिल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये 8 बार का गुणा होगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मैं ऐसा चेक कर सकता हूँ भाई। ठीक है, तो वैसे ये अभी क्या होना चाहिए कि ये 3 से डिवाइड तो हो जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से नहीं कटेगा, तो 158 से ही 157 से ही काटते हैं। तो 8 7 56 के 6 हाथ से लगे 5 हो गया, और 8 5 40, 8 5 40, 40 5 45 हाथ से लगे 4, 8 कम 4, 8 4 12 हो रहा है, यानी कि पूरा 8 बार जा रहा है। तो ऐसा करके मैं इसे काट सकता हूँ, ये 8 बार में ख़त्म हो गया। तो
एक्स क्यूब इजकल टू हमको 8 मिल रहा है, तो एक्स इजकल टू मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 इजकल टू 2 मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल गई है, 2 मिल चुकी है। और हमसे यहाँ पर इसका त्रिज्या पूछ रहा था जो कि 3x थी, तो हम यहाँ पे 3 × 2 रख देते हैं, 3 2 = 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगा। अगर हाइट भी आप निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या है, 4x थी, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी इसकी हाइट। तो यहाँ पे बात रही कि ये आप 8 बार काट सकते हैं क्या, कोई आपको गलत तो नहीं कहेगा? बिल्कुल मेरे ख्याल से आप काट ही सकते हैं, ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो इसका पहाड़ा 8 बार ऐसे करके हम काट सकते हैं, या फिर कोई बात नहीं, इसको एक बार और लिख करके उसके बाद डिवाइड करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमने भाग किया है ना, तो काम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है छठे का घ। यहाँ पे 2 अंकों वाली एक संख्या के बारे में कहा जा रहा है। तो 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छे सवाल है। यहाँ पे 2 चर वाला रैखिक समीकरण चल रहा है, हम दो इकाइयों और दहाई इकाइयों को मान लेना है और कुछ काम हो जाएगा। तो सिंपली हम इस सवाल के लिए या फिर किसी भी इस प्रकार के सवाल के लिए इन चीज़ों को तो पहले लिख ही लेते हैं कि इकाई का अंक और दहाई का अंक हमने मान लिया है। संख्या हमने 10y + x कर लिया और अंक उलटने पर 10x + y कर लिए, तो ये हो गया। यहाँ पे अंकों का जो डिफरेंस है x - y = हम 2 लिख लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। और यहाँ पे सवाल में कहा गया था कि एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। तो संख्या थी 10y + x और उसको अंक उलटने पर बनी थी 10x + y, योगफल कितना होता, 66 हो रहा था। तो ये हमने 66 लिख लिया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10x और 1x मिलकर 11x हो जाएगा, 10y और 1y मिलकर 11y बराबर 66 हो जाएगा। 11 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो x + y = 6 मिल जाएगा, ये समीकरण 2 बन जाएगा। x - y = 2, x + y = 6 हो रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो x + y = 6 हो रहा है, x - y = 2 हो रहा है। दोनों को जब ऐड कर रहे हो तो ये कट जाएगा और 2x = 6 + 2 = 8 हो जाएगा। काटने पर हमको 4 मिल जाएगा। x = क्या मतलब 4 मिल चुका है। और यहाँ पे x + y = हो रहा था 6, x की जगह पे 4 हमने रख दिया, + y = 6 हो रहा है, तो y = आपको 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें मिल चुकी हैं, x और y की वैल्यू मिल चुकी है। और अगर हम संख्या की बात करेंगे, ठीक है, संख्या क्या थी अपने 10y + x हमने लिख करके रखा था। तो y की वैल्यू 2 मिली है, तो यहाँ पे हमने 10 रख दिया, × 2 + y x = 4 था, वो हमने रख दिया। तो यहाँ पे 20 + 4 = हमको मिल गया 24। तो यहाँ पे 24 जो मिल गया, ये संख्या हो चुकी है। अब यहाँ पे आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि 2 ही हो रहा है और इसको अंक उलट करके 24 है, तो इसमें अगर हम 42 को जोड़ देते हैं तो हमको 66 ही मिल रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं। वैसे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे प्रथम शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार लिखना है। दोनों इक्वेशन बन गया, दोनों अंक को आप यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं, वो भी लिख देना है। उसके बाद इकाई का अंक, दहाई का अंक, तब संख्या बराबर इतना, ऐसे आप लिख लेंगे तो आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर तो मिल चुका है, क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है। अगले क्वेश्चन में, अगले बारे में आएंगे हम 7वें क्वेश्चन में, जहाँ पे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे।